वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे मैं आपको 7 बजे मिलता हूं और 4 सवालों के साथ 40 बातों पर चर्चा करता हूं। ऐसे 4 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और ऐसी 40 बातें जो आपके आने वाले एग्जाम में संभावित हो सकती हैं। यदि आप यूपीपीसीएस प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आरओ वीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसी परीक्षा के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों की देर तक व्याख्या चलती है और व्याख्या का उद्देश्य यही होता है कि आपके भीतर बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। एक प्रश्न को मैं ढेर सारे एंगल में आपको समझाता हूँ, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ चीज़ों को बताता हूँ, इसीलिए कि एक प्रश्न के माध्यम से आपको ढेर सारे फैक्ट और ढेर सारे कॉन्सेप्ट पता चले। ये क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे सुबह 7 बजे अपलोड होती है। मात्र 20 मिनट की क्लास है, 24 घंटे में आप कभी भी देख सकते हैं। अगर आप लगातार इस क्लास को देखते हैं तो मेरा दावा है कि आपकी बेहतर प्रैक्टिस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय एकमात्र ऐसा न्यायालय है जिसके पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। द सुप्रीम कोर्ट इज ओनली कोर्ट इन इंडिया दैट हैज द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। दूसरा, आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए यानी मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का आदेश देता है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है यानी कौन सा राइट स्टेटमेंट है। सबसे पहला सवाल आपका जुडिशियल रिव्यू का है और जिसमें एक बात और समझिएगा, यहाँ ओनली लिखा है। और मैंने आपको बताया है कि पॉलिटी के सवालों में जहाँ ओनली लिखा होता है, जहाँ ऑलवेज लिखा होता है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है या जहाँ पर सिटीजन लिखा रहता है या जहाँ पीपल लिखा रहता है, वहाँ कजरौटा कॉन्सेप्ट लगाइए। कजरौटा कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, मैंने ही दिया है, मजाक मजाक का कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल है वहाँ आपको अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखनी है, यानी वहाँ ध्यान से पढ़ना है। वहाँ ट्रैप होते हैं, वहाँ जाल होने की संभावना है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि ओनली लगा है, ऑलवेज लगा है, पीपल लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, सिटीजन लिखा है तो गलत हो जाएगा। नहीं भैया, वहां जाल होने की संभावनाएं होती हैं, यानी वहां ट्रैप होने की संभावनाएं होती हैं। बात यहां जुडिशियल रिव्यू की हो रही है। जुडिशियल रिव्यू मींस टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ और एनी ऑर्डर। किसी भी कानून या किसी भी आदेश की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, यानी वो कानून या आदेश संविधान के पक्ष में है या नहीं है, इस बात को जब न्यायालय चेक करता है तो दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू का राइट है, हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू का राइट है। यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जब ये चेक करता है कि पर्टिकुलर लॉ और पर्टिकुलर ऑर्डर ऑर्डर इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट। और एक बात विशेष है कि अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि संविधान के पक्ष में नहीं है तो वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। यानी कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। मेरे भाइयों, न्यायिक समीक्षा टर्म कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरेटिकल मोड में, सब सवाल हैं, ध्यान रखिएगा, सब सवालों के रूप में हैं। एक प्रश्न में 10 बातें ऐसे नहीं लिख दिया है मैंने, ठीक है? तो सबको ध्यान से सुना करिए। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है? ये एक सवाल 10 सवाल के बराबर होते हैं। बड़े सवाल इसीलिए लेकर आता हूं क्योंकि आपको फैक्ट भी क्लियर हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। जुडिशियल रिव्यू इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू शब्द कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन अलग अलग आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर मिलती है। सुप्रीम कोर्ट को 32 से, 131 से, 136 से मिलती है, हाई कोर्ट को 226 से मिलती है। तो अलग अलग आर्टिकल से ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिलती है और दोनों को ये पावर है। और एक विशेष बात और, अब आप सोच रहे होंगे कि हाई कोर्ट को पावर सिर्फ स्टेट लॉ या स्टेट ऑर्डर से रिलेटेड है ना, केंद्रीय विधि केंद्रीय आदेश से संबंधित पावर हाई कोर्ट को भी है। तो लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एकमात्र ऐसा न्यायालय जिसके पास न्यायिक समीक्षा है, गलत हो जाएगा। सिर्फ केवल लिखने की वजह से और एकमात्र लिखने की वजह से गलत हो जाएगा। 32 सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के इन्फोर्समेंट हेतु रिट जारी करने की अधिकार देता है। तो जी हाँ, रिट क्या है मेरे भाइयों? रिट एक प्रकार का न्यायालयीय आदेश होता है
ये एक प्रकार का जुडिशियल ऑर्डर है। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के हनन के मामले में, फंडामेंटल राइट के वायलेशन के मामले में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है। वहीं आप देखिए 226 से हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। और हाई कोर्ट रिट फंडामेंटल राइट के वायलेशन के मामले में तो जारी ही कर सकता है, साथ ही साथ अदर लीगल राइट यानी अन्य विधिक अधिकारों के मामले में भी हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। अन्य विधिक अधिकारों के मामले में यानी अदर लीगल राइट्स के मामले में भी हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का राइट है, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यानी उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 32 सिर्फ रेमेडी नहीं है बल्कि ये फंडामेंटल राइट भी है। यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य होती है। 5 प्रकार की रिट होती है: हैवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सर्शियोररी, उत्प्रेषण, को वारंटो, अधिकार परीक्षा। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध हो। मैंडमस तब जारी की जाती है जब कोई, मैंडमस यानी परमादेश, ये तब जारी की जाती है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी, सरकारी कार्यालय अपने ड्यूटीज को फुलफिल न करे या उसे डिनाई करे। प्रोहिबिशन और सर्शियोररी, प्रोहिबिशन तब जारी की जाती है जब कोई इंफीरियर कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय या जुडिशियल हाफ जुडिशियल बॉडी अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करे तो उसे रोकने के लिए। और सर्शियोररी, जुरिस्डिक्शन को क्रॉस कर दिया है, जजमेंट आ गया है, तो उसे क्योर करने के लिए। कोवारंटो तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पोस्ट को हथिया ले जिसके लिए वो लीगल नहीं है, जो कि लीगल तरीके से ना होकर बल्कि इलीगल तरीके से किसी पब्लिक पोस्ट को अगर कोई हथिया ले तब, यानी पब्लिक पोस्ट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए, सार्वजनिक पद की वैधता को चेक करने के लिए ये 5 प्रकार के रिट, सॉरी, को वारंटो जारी की जाती है। ये 5 प्रकार की रिट है। पिछले कुछ सवाल थे जिसमें मैंने विस्तार से बताया था, तो इसलिए मैं यहाँ संक्षेप में बता दे रहा हूँ। पहले कि अगर आप सीरीज देखेंगे 20 मिनट शो का लगभग देखा जाए तो 40-41वां सेशन है ये, है ना। 40 सेशन लगभग हो चुके हैं। तो पिछले कुछ सवालों में मैंने रिट को बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया, इसीलिए यहाँ मैंने बहुत कंसाइज मोड में बताया। तो 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति या अधिकार देता है। सही लिखा हुआ है, तो इसमें ओनली 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात यहां पर हो रही है मेरे भाई। तो भारत देश में यदि आप मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है? तो सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। हालांकि ये सिर्फ नाम का सुप्रीम कोर्ट था, इसके खिलाफ भी प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। तो 1773 के ये जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट बना था, इस सुप्रीम कोर्ट में 4 जज थे, एक चीफ जस्टिस, जिनका नाम था एलिजा इम्पे। ये भी आपके यहाँ सवाल पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि आज का सुप्रीम कोर्ट इस सुप्रीम कोर्ट का कॉपी नहीं है, ठीक है। ये इसका सिर्फ नाम ही सुप्रीम कोर्ट था। जनरली अगर देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट वो होता है जिसके खिलाफ कहीं ना अपील हो, लेकिन इसके खिलाफ इंग्लैंड में अपील की जा सकती थी। ये 1774 में बना था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में, ठीक है। दूसरा 1935 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक फेडरल कोर्ट बना। फेडरल कोर्ट यानी एक संघीय न्यायालय बना। संघीय न्यायालय यानी ऐसा न्यायालय जो केंद्र राज्य के विवाद को भी निपटा सके। ये जो फेडरल कोर्ट बना उसमें चीफ जस्टिस हुए थे मॉरिस गोयर, ठीक है। ये भी सवाल आपके यहाँ पूछा जाता है फैक्चुअल डेटा में। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो अपना सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, यानी संविधान के द्वारा जो अपना सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, तो बाई कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। 28 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ उसमें 7+1 यानी 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे। और ये बात लिखी है आर्टिकल 124 में कि सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा जब तक संसद जजेस की संख्या नहीं बढ़ाती। और उस समय चीफ जस्टिस हीरालाल जेकानिया थे। जब तक पार्लियामेंट संख्या नहीं बढ़ाती तब तक ये 1+7, और आज आप देख रहे हैं 33+1 है।
सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या को बढ़ाने का अधिकार संसद का है, और यही बात यदि हाई कोर्ट के लिए करूं तो हाई कोर्ट में जजेज की संख्या को बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति का है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यायिक सक्रियता अधिकारों को लागू करने, कार्यपालिका के कार्यों की जांच करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को संदर्भित करती है। जुडिशियल एक्टिविज्म रिफर्स टू प्रोएक्टिव रोल ऑफ द जुडिशियरी इन इन्फोर्सिंग राइट्स एंड चेकिंग एग्जीक्यूटिव एक्शंस। न्यायिक सक्रियता को संवैधानिक रूप से आर्टिकल 50 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में 50 में डिफाइन किया गया है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, समझते हैं जरा सा। देखिए, पहले हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट में एक सिद्धांत चलता था जिसे कहते थे लोकस स्टेंडाई का सिद्धांत। लोकस स्टेंडाई का सिद्धांत ये कहता था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में वही व्यक्ति या हाई कोर्ट में या न्यायालय में वही व्यक्ति जा सकता है जो खुद क्या हो, जो खुद पीड़ित हो, खुद प्रभावित हो। लेकिन एसपी गुप्ता केस में इसे और लिबरल बना दिया गया, यानी दूसरा व्यक्ति भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है जो खुद पीड़ित या प्रभावित नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जनहित के लिए मैं न्यायालय जा सकता हूं, भले ही डायरेक्ट मुझसे संबंधित मामला न हो तो। और यहीं से एक नई टर्मिनोलॉजी का उदय हुआ जिसे आप पीआईएल कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 1979 और 80 के दशक में इसका उदय हुआ। पीआईएल के जनक पीएन भगवती साहब को कहा जाता है। जस्टिस अय्यर साहब और पीएन भगवती साहब का सबसे ज़्यादा योगदान पीआईएल के रहा। ये सिर्फ जनहित में दायर की जाती है, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट में यानी कि व्यक्तिगत हित में, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में व्यक्तिगत हित में जनहित याचिकाएं यानी पीआईएल दाखिल नहीं की जाती हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट में ये दाखिल नहीं की जाती हैं। ये कौन से, ये जनहित में ही दाखिल की जाएगी। जब पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक कदम आगे बढ़ाते हुए न्याय देने की कोशिश करते हैं। जब न्यायालय एक कदम आगे बढ़ाकर कार्यपालिका को उसका कार्य करने के लिए बाध्य करें या उसके कार्यों को स्वयं करें, उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जैसे विशाखा गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन दी जिसमें वर्किंग प्लेस पे महिलाओं का सेक्सुअल हरेसमेंट न हो, इसके लिए गाइडलाइन दी। ये काम किसका है, लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, लेकिन दिया किसने, जुडिशरी ने। तो जब जुडिशरी एक कदम आगे बढ़ाते हुए एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर को कार्य करने के लिए बाउंड करती है, उनके कार्यों को करती है, तो दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, उसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायिक सक्रियता का सबसे बड़ा माध्यम आज के दौर में पीआईएल है, क्योंकि पीआईएल के थ्रू पिटीशन पहुंचती है न्यायालय में और वहां वो एक्टिविज्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब न्यायालय एक कदम की जगह 10 कदम आगे बढ़ा दें और कह दें कि 15 दिन में गंगा साफ कर दो, तो उसे जुडिशियल ओवररीच कहते हैं, न्यायिक अतिरेक कहते हैं, जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म का डिमेरिट है, न्यायिक सक्रियता का दोष है। इससे न्यायालयों को बचना चाहिए। तो यहां लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट आपका कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म refers proactive role of judiciary in enforcing rights and checking executive action। पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही है। न्यायिक सक्रियता को 50 के अंतर्गत नहीं, 50 ये डीपीएसपी का आर्टिकल है और आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। लोक सेवाओं में, पब्लिक सर्विसेज में कार्यपालिका को न्यायपालिका से सेपरेट किया जाए, इससे रिलेटेड आर्टिकल है 50। तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, तो ओनली वन इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला सवाल आपका, किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों पर है। कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों पर है। पहला लिखा हुआ है गुवाहाटी, दूसरा कोलकाता, तीसरा पटना, चौथा मेघालय। अब आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या एक से अधिक राज्य में हो सकता है। तो हाई कोर्ट को आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में पढ़ते हैं, भाग 6 में 214 से लेके 232 तक। हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, यानी हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है मेरे प्यारे भाइयों,
हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में हो सकता है, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया, यानी एक हाई कोर्ट के पास एक से अधिक राज्यों का चार्ज हो सकता है। क्या ऐसे कुछ हाई कोर्ट हैं? हाँ बिल्कुल हैं, जैसे बम्बई हाई कोर्ट। बम्बई हाई कोर्ट के पास महाराष्ट्र है, गोवा है, दादर नगर हवेली है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के पास पंजाब और हरियाणा है। एर्नाकुलम हाई कोर्ट, जिसे आप केरल हाई कोर्ट कहते हैं, केरला और लक्षद्वीप है। कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसके पास पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरा हो गया, असम हो गया आपका, मिजोरम हो गया आपका, नागालैंड हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, ये असम हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कभी सवाल फैक्चुअल डेटा में ये भी पूछ लिया जाता है कि गुवाहाटी असम हाई कोर्ट की बेंच क्या दिसपुर में है? नहीं, असम हाई कोर्ट की जो बेंचेज हैं, इसकी एक से अधिक पीठ है। एक गुवाहाटी में है, एक ईटानगर में है, एक आइजोल में है, एक कोहिमा में है। असम की राजधानी में कोई बेंच नहीं है। हाईकोर्ट की एक से अधिक बेंचेज भी हो सकती हैं, और एक हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार, एक हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक से अधिक राज्य में भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जैसे एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनता है, वैसे हाईकोर्ट भी एक चीफ जस्टिस यानी एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस अन्य न्यायाधीश से मिलकर कौन बनता है? हाईकोर्ट भी एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सीनियोरिटी बेसिस पर होती है और अन्य की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम से होती है, यानी कोलेजियम प्रणाली से होती है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को है, हाई कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मैक्सिमम एज 65 ईयर होती है, हाई कोर्ट के जजेस की 62 ईयर होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी महाभियोग के थ्रू संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है। सेम यही प्रक्रिया हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी होती है, हटाने के लिए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो आई होप आपने इन सेशंस को एंजॉय किया होगा मेरे भाई। कुछ बातें आपके लिए और हैं कि जैसे मेरी कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, तो इंडियन पॉलिटी की मेरी मंडे टू सैटरडे क्लास होती है शाम को 8 बजे। ये एक थ्योरी क्लास है, ठीक है, थ्योरी क्लास है, यानी कि इसमें मैं पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री में। पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें, और साथ ही साथ ये क्लास आप देख ही रहे हैं 20 मिनट्स हो, ठीक है। तो पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़ने के लिए आप यहाँ एनरोल कर सकते हैं, इस इन क्लासेज में आप जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं। साथ ही साथ यदि आप कंप्लीट तैयारी हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर, तो हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है आरंभ। आरंभ प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलता है और कैसे आप इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करते हैं, यानी पूरी की पूरी होलिस्टिक वे में आपको तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस यानी पीसीएस की तैयारी का पूरा सिलेबस 1100 प्लस आवर्स आपको लाइव पढ़ाया जाता है। 1100 प्लस आवर्स आपको लाइव पढ़ाया जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको फ्री में दिया जाता है। करंट अफेयर की आपको मैगजीन दी जाती है, और आज के दौर में कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जो आपको सही दिशा दे, तो आपको मेंटोर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स आपको फ्री में इसके साथ दिया जाता है। प्री से पहले आपका रिवीजन हो तो प्री का एक क्रैश कोर्स मिलता है आपको फ्री में। एमसीक्यू बहुत जरूरी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस प्री के लिए, इसलिए एक एमसीक्यू कोर्स मिलता है जिसमें 5000 प्लस सवाल पे प्रैक्टिस है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए मेंस के लिए एक आपको आंसर राइटिंग कोर्स भी मिलता है। किताबें आपके घर जाती हैं। टोटल वैलिडिटी जो होती है वो होती है 4 ईयर की, यानी 4 साल की। इसका नाम है आरंभ प्लेटिनम 19.0, ठीक है, ये प्लेटिनम बैच है। एक गोल्ड भी होता है, गोल्ड में आपको सिर्फ सिलेबस मिलता है, ये सारी चीजें गोल्ड में आपको नहीं मिलती हैं। तो इसमें एनरोल कर सकते हैं आप। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि इस समय रैंक बूस्टर सेल चल रही है जिसमें आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको ये कोड लगाना होगा, VL लाइव। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको पूरा डिस्काउंट मिलेगा। कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं बैच में? इसके लिए आपको जाना होगा स्टडी IQ पर, studyIQ.com पर जाइए, गूगल पे लिखिए स्टडी IQ, ठीक है। ऐसे वेबसाइट ओपन करिए, इसके बाद पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में जाएंगे, नीचे स्टेट पीसीएस, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए आपको दिख रहा है ये आरंभ 19।
यहाँ जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम तो आप पूरी बातें जानने के लिए आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, किस नंबर पे, एक नंबर देखिए स्क्रीन पर चल रहा होगा, 9289996923। इस पर आप कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग मिल जाएगी। उसके बाद आप बैच पर आइए और बैच में सारे के सारे फीचर ध्यान से पढ़िए बैच के, कि जो जो फीचर्स हैं, जो जो शेड्यूल्स हैं। ठीक है, फीचर पढ़ने के बाद आप फिर पेमेंट करिए और कोड लगाना मत भूलिएगा, वी लाइव। हालांकि आप भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी श्रद्धा है कि आप, हर फैकल्टी का अपना कोड होता है, जिसका चाहे उसका आप लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं सेम समय पर चाय की चुस्कियों के साथ। नमस्कार।